नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति और एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नजीब रज्जाक के बीच सुरक्षा, आतंकवाद और कारोबार पर चर्चा। आज सिंगापुर के लिए होंगे रवाना। असम के राज्यपाल पीवी आचार्य ने विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, कोई भी आ सकता है भारत। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मांगा इस्तीफा। नेपाल में फिर हिंसक हुआ मधेसी आंदोलन। सप्तारी में पुलिस फायरिंग में 4 आंदोलनकारियों की मौत। 1 महीने और आंदोलन की चेतावनी। ब्रसेल्स में आतंकियों के खिलाफ छापेमारी में 16 गिरफ्तार। पेरिस हमले का आरोपी सालेह अब्दुल सलाम अब भी गिरफ्त से दूर। आतंकी हमले के मद्देनजर बेल्जियम में हाई अलर्ट। और भारत ने जीता जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से हराया। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के डबल्स खिताब से चूकी बोपन्ना मर्जिरा की जोड़ी। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे से जुड़ी हुई, जिसका आज तीसरा दिन है। इस वक्त उनकी मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, जिसमें आतंकवाद, आपसी व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री कुआलालंपुर में आज मलेशिया के शीर्ष कारोबारियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री कुआलालंपुर में भारत मलेशिया की दोस्ती के प्रतीक के तौर पर तोरण गेट का उद्घाटन करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर के 2 दिनों के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर पहुंचने के तुरंत बाद शाम को उनकी राष्ट्रपति टोनी तेन केंगयाम और प्रधानमंत्री ली सिंग लूंग से मुलाकात होगी। शाम के वक्त ही उनका सिंगापुर के कारोबारियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दक्षिण पूर्वी एशिया संस्थान की तरफ से आयोजित प्रतिष्ठित सिंगापुर लेक्चर में भी भाषण देंगे। कल सिंगापुर में उनका वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से भी मिलने का कार्यक्रम है। सिंगापुर का भारत में निवेश में बड़ा योगदान है। भारत में निवेश करने वाला सिंगापुर दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की चुनौती से साझा तरीके से निपटने पर जोर दिया है। कुआलालंपुर में कल पूर्वी एशिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने पूर्वी एशिया के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने की भी बात की। कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से शुरू की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अब क्षेत्रीय समस्या से वैश्विक चुनौती बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेरिस से लेकर माली तक हो रहे हमले इसके सबूत हैं। उन्होंने आतंकवाद के बीच फर्क करने की नीति खत्म करने पर जोर दिया। No country should support terrorism. There should be no sanctuaries for terrorism. There should be no funding for terrorism. There should be no access to arms to countries who sponsor terrorism. प्रधानमंत्री ने दक्षिण चीन सागर विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि समृद्धि और सुरक्षा का रास्ता समुद्र से गुजरता है, इसलिए नौवहन की आजादी का हक सबको होना चाहिए। Supporting the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and early conclusion of an effective code of conduct in the South China Sea on the basis of consensus. प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जल्द करने पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रतिस्पर्धा की जगह आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। पूर्वी एशिया के इस संगठन में अमेरिका और चीन समेत 18 देश सदस्य हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कुआलालंपुर। सीधा आपको कुआलालंपुर लिए चलेंगे, जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक इस समय कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हाईवे डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सो फोर्थ। एंड this morning, Prime Minister Modi has indicated his desire for a G2G arrangement between Malaysia and India for the construction of a convention center, a new convention center in Delhi. To make this happen, all these exciting things, both of us agree that we should appoint a point person on both sides, so that there will be immediate follow-through. Mr. Modi is a man of action.
He wants things to be implemented expeditiously. He has द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच हुई। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने असहिष्णुता के आरोपों के बीच कहा कि विविधता में एकता भारत की ताकत है, जिसे हर हालत में बचा के रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। मलेशिया में कल भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में अपने संबोधन की शुरुआत की। वणक्कम। उन्होंने कहा कि विविधता ही भारत की पहचान है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। देश में असहिष्णुता के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त समान अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। वणक्कम। Today, India is not just united, but draws strength from its diversity. There are many countries where the high hopes of democracy at birth have faded along the way. India is a proud democratic nation of 1.25 billion people. कुआलालंपुर के ज्वालामुखी में प्रवासी भारतीयों के बीच उन्होंने कहा कि भारत में निवेश और रोजगार की अपार संभावनाएं उभर कर सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और इंटरनेट के जरिए आतंकियों की भर्ती पर चिंता जताई। Terrorism is the biggest threat to the world today. It knows no boundary. It uses the name of religion to draw people to its cause. But it is false. प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मलेशिया स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम आजाद हिंद फौज के सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया एक दूसरे के देशों में दी जाने वाली डिग्रियों को मान्यता देंगे और इसके लिए वो मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारतीय छात्रों को वित्तीय मदद के लिए भारतीय छात्र ट्रस्ट कोष को $10 लाख का अनुदान देने की भी घोषणा की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कुआलालंपुर। यूरोपीय यूनियन की तर्ज पर आसियान के 10 देशों ने रविवार को आसियान आर्थिक समुदाय बनाने की घोषणा की। ये इस साल 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा। एशिया के इतिहास में ये पहली तरह की कोशिश है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रविवार को आसियान के नेताओं ने ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक ने आसियान आर्थिक समुदाय की घोषणा की। इस मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। We have already virtually eliminated tariff barriers between us and under the ASEAN Free Trade Area. This makes our manufacturing industry more competitive. आसियान के तहत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना होगी। इसमें एक बाजार का सपना देखा गया है जिसमें सामानों की मुक्त आवाजाही होगी। सदस्य देशों के नागरिक कहीं भी रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। उन्हें सदस्य देशों के बीच वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। Now have to ensure that we create a truly single market and production base with freer movement of goods and services with common standards. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों को समुदाय में बदलने पर बधाई दी। एशिया के इतिहास में इस तरह का ये पहला प्रयास है और ये भौगोलिक रूप से नजदीक देशों के बीच सहयोग का एक नायाब उदाहरण है। आसियान देशों के आपसी झगड़े भी कम नहीं थे और एक समय तो लगता था उन झगड़ों से वे नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह आसियान ने अपने आप को संभाला और शांतिपूर्ण तरीके से उन झगड़ों को निपटाया और आज सहयोग के इस स्तर पर पहुंचे हैं, सवाल यह उठता है कि क्या सार्क के देश भी इस उदाहरण का अनुकरण करेंगे? राज्यसभा टेलीविजन के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर से अखिलेश सुमन। तो सीधा एक बार फिर आपको कुआलालंपुर लिए चलेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। एयरलाइन ट्रेजेडीज could save the moral of any nation. I commend your leadership and the resolve and resilience
of the Malaysian people. Mr. Prime Minister, let me say how deeply we value our relations with Malaysia. And we are grateful for your stewardship that has kept our relationship on a steady course of progress. There are many dimensions to our connected histories. We have very old links of culture and religion. The Malaysian-Indian community forms a very special and strong bond between us. I had the opportunity to speak to them last evening. We are defined by diversity and democracy. We have built a vibrant economic partnership. We are located on the same maritime route. We are close aligned in our vision and approach to the region and work closely in regional forums. So with a relationship as rich as this, I am pleased that we have agreed to make our summits, ministerial dialogues and official meetings more regular. I assure you that we will work with renewed vigor to raise the level of momentum to our partnership. I am particularly grateful to you for your security cooperation. It underlines our shared commitment to deal with our security challenges. We will continue to deepen our cooperation in this area. The recent spate of attacks in different countries, not to mention the ceaseless terrorist attempts against India and Afghanistan, are a reminder of the global nature of this threat. Mr. Prime Minister, you have provided leadership in combating extremism and radicalization, rejected any link between terrorism and religion. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत और मलेशिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, खासतौर से रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी है। कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने पर भारत और मलेशिया के बीच सहमति बनी है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेरिस हमलों के मद्देनजर बेल्जियम में हाई अलर्ट के बीच पुलिस ने आतंकियों की तलाश में छापेमारी की है, जिसमें 16 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में पेरिस हमले का संदिग्ध सलाह अब्दुल सलाम नहीं पकड़ा गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल का कहना है कि ब्रसेल्स में हाई अलर्ट सोमवार को भी जारी रहेगा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रविवार देर शाम राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में हाई अलर्ट जारी रखने का फैसला किया गया। आईएस की तरफ से आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर ब्रसेल्स शहर पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। दुकानें, सबवे और मॉल्स भी सूने नजर आ रहे हैं। ब्रसेल्स की सड़कों पर सैनिकों की भारी तैनाती की गई है। बेल्जियम में खतरे के स्तर को बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। दरअसल पेरिस हमले के बाद आतंकी संगठन आईएस ने बेल्जियम में आतंकी हमले करने की धमकी दी थी। इस बीच फ्रांस पुलिस ने 13 नवंबर को पेरिस में हुए आतंकवादी हमले के तीसरे संदिग्ध हमलावर की तस्वीर जारी कर दी है। पुलिस ने कहा कि शरणार्थियों के साथ ही हमलावर पेरिस में घुस आए थे। पेरिस हमले में 130 लोग मारे गए थे और हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी। Until now, no firearms or explosives were found. Salah Abdeslam is not among the persons arrested during the searches. नेपाल में मधेसी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात हिंसा के बाद पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस वालों समेत 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत ने नेपाल को एक बार फिर राजनीतिक समाधान खोजने की सलाह दी है। उधर नेपाल के मधेसी और जनजाति समूहों ने 1 महीने के और आंदोलन की चेतावनी दी है। नेपाल के तराई इलाकों में मधेसी आंदोलन फिर हिंसक हो गया है। शनिवार रात सप्तारी जिले में सड़क जाम कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हैं। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों के मौत की बात कही है। पुलिस वहां मुख्य ईस्ट वेस्ट हाईवे खाली कराने पहुंची थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। इसमें नेपाल पुलिस के कम से कम 25 जवान घायल हो गए।
सरकार कर रही बार बार वार्ता के नाम पर कहीं कोई गंभीरता नहीं दिख रहा और एक तरफ वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर दमन हो रहा है, मानवाधिकार का घोर हनन हो रहा है। भारत ने फायरिंग पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल की समस्या राजनीतिक है और इसका राजनीतिक हल ही खोजा जाना चाहिए। जब तक ये पॉलिटिकल इशू जो है पॉलिटिकली सॉल्व करने को तैयार नहीं है काठमांडू की जो वर्तमान सरकार है, तब तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो ये जो दंगा फसाद हो रहा है, तराई में जो एजिटेशन हो रहा है, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि मधेसी जाग गए हैं, वो अपना हक लेके छोड़ेंगे। नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले मधेसी नए संविधान का विरोध कर रहे हैं। सितंबर से अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके चलते भारत से नेपाल को जाने वाले सामानों की आवाजाही भी बाधित हुई है। भारत कहता रहा है कि उसकी तरफ से नेपाल की कोई नाकेबंदी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी बारिश का कहर। सौ रंगों से सजी सारंगी, सेमिया घराने की शान और उस्ताद साबरी खान की आंखों का तारा, उस्ताद कमाल साबरी। सारंगी एक हिंदुस्तान का एक ऐसा साज है जो हमेशा रहा है, नाम से जाहिर हो रहा है कि सौ रंगों से निकला है, तो इसमें हर साज के साथ और हर तरह की मौके में सारंगी खप जाती है। मिलिए शख्सियत में उस्ताद कमाल साबरी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भूमि बिल पर संसद की संयुक्त समिति की आज अहम बैठक होनी है। बैठक में 3 अहम प्रावधानों पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। पहला प्रावधान अधिग्रहण के बाद बेकार पड़ी भूमि का है। विपक्ष चाहता है कि मूल कानून के तहत ऐसी जमीन 5 साल बाद किसानों को लौटा दी जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि इस प्रावधान को परियोजना पूरी होने की अवधि से जोड़ दिया जाए। वहीं सरकार चाहती है कि उसे कानून में कार्यकारी आदेश से बदलाव का अधिकार मिले। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। मूल कानून को पिछली तारीख से लागू करने पर भी सरकार और विपक्ष में विवाद है। कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों के साथ एनडीए की साथ ही शिवसेना भी मूल कानून के इन प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रही है। सरकार ने कानून में बदलाव को 3 बार अध्यादेश के जरिए लागू किया और चौथी बार अध्यादेश नहीं लाया गया। बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली ये 30 सदस्यीय समिति शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। असम के राज्यपाल पीबी आचार्य के विवादित बयान पर दी गई सफाई से और विवाद पैदा हो गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान अगर चाहें तो पाकिस्तान सहित कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रताड़ित हिंदू अगर भारत आना चाहते हैं तो उन्हें बसाने में मदद की जाएगी। राज्यपाल के इन विवादित बयानों के बाद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उन्हें पद से हटाने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पद के साथ असम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे आचार्य ने शनिवार को एक पुस्तक विमोचन के मौके पर विवादित बयान दिया था। Indian Muslims are free to go anywhere. They can stay here. Those who are staying here, many of them have gone to Pakistan. If he wants to go to Pakistan or Bangladesh, he is free. If he is persecuted there, Taslim is persecuted, she is come over here. We have given the ashram. बहुत कम आते हैं, आएंगे तो आश्रय दे देंगे ना। India is so big-hearted. 2 दिन की राहत के बाद तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में रविवार को फिर बारिश हुई। अकेले तीनों राज्यों में बारिश से 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की आशंका जाहिर की है। चेन्नई में पानी में डूबे इन इलाकों के निवासियों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में रविवार को कई इलाकों में बादल जमकर बरसे, इससे कई इलाकों में फिर पानी भर गया। शहर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। हम लोग बहुत परेशान थे, हमारे घर में भी पानी पूरा डूब गया। अभी पूरा पानी अभी भरा है, बच्चे लोग को आने जाने बहुत ज्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम है। अभी पानी नहीं होता फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। राज्य को अगले 48 घंटे तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से पानी बरस रहा है।
A trough of low has formed over southwest Bay of Bengal off Sri Lanka coast. Due to this, during the next 24 hours, Tamil Nadu and Pondicherry would experience fairly widespread rains with isolated heavy rainfall over coastal Tamil Nadu and Puducherry. And for the next 48 hours, widespread rains would occur over Tamil Nadu and Puducherry. उधर तमिलनाडु सरकार ने पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। राज्य सरकार केंद्र से मदद के लिए ज्ञापन भी तैयार कर रही है। उधर बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत कामों की धीमी गति पर चिंता जताई। Urban lives at its worst form is what we have seen. We'll certainly submit our report to the President. There are of course health camps running here and there in some schools. Schools are shut. Electricity has not been resumed in many colonies for fear of shock. आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भी कल भारी बारिश हुई। इससे कई इलाकों में पेड़ और पत्थर गिरने से यातायात पर असर पड़ा। राज्य में तिरुमला और तिरुपति में सबसे अधिक बारिश हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र नकुड़ के सरसावा ब्लॉक में 6 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करेंगे, जिसकी शुरुआत औद्योगिक क्षेत्र पिलखनी से होगी। अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी हरदा खेड़ी, सिकरी कला और पाटनी गांव में किसानों और मजदूरों से भी मिलेंगे। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाएंगे। बिहार में जीत के बाद कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को चुनौती के रूप में ले लिया है। गुजरात के 6 नगर निगमों के चुनाव में कल करीब 45% मतदान हुआ। राज्य में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर और भावनगर में नगर निगम हैं। इन नगर निगमों के 143 वार्ड में 568 सीटों के लिए 1856 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में पटेल आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए इसे पिछले 2 दशक में बीजेपी के लिए पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इन निगमों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हर वार्ड में 1000 से 4 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। कांग्रेस ने यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग के साथ उठाया है। अब नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक विवादों में घिर गए हैं। रोहतास नगर से विधायक सरिता सिंह पर दिल्ली पुलिस के एएसआई से बदसलूकी का आरोप लगा है। बीती रात सरिता सिंह की गाड़ी दिल्ली पुलिस के एएसआई की बाइक से टकरा गई थी। एएसआई ने सरिता सिंह और उनके ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 279, 506 और 34 के तहत केस दर्ज कराया है। पेरिस जलवायु परिवर्तन से पहले भारत ने अमेरिका के बयान को पूरी तरह से गलत बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा था कि भारत बढ़ते तापमान की समस्या से निपटने में बड़ी भूमिका से बच रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा टीवी को इंटरव्यू में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशों में भारत न सिर्फ बड़ा खिलाड़ी है, बल्कि उसके रुख की दुनिया भर में तारीफ हुई है। We are not part of the problem. We want to be part of solution, and therefore we are networking all developing world and even making dialogue with all developed world so that we arrive at a amicable solution in Paris. पर्यावरण मंत्री के साथ ही पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात राज्यसभा टीवी पर। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बीती रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा पर था। भूकंप की तीव्रता 6.2 थी। ये झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। घबराए लोग घरों से बाहर निकल गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 300 लोग मारे गए थे। उत्तरी म्यांमार के कचिन प्रांत में शनिवार को जमीन धंसने से कम 100 लोगों की मौत हुई है। भूस्खलन की वजह से 80 झोपड़ियां ढह गईं। अब भी कई लापता हैं, जिन्हें खोजने में बचाव कर्मी लगे हैं। इस इलाके में पन्ना की कई खदानें हैं। इनका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। मृतकों में ज्यादातर गरीब हैं, जो खान के नजदीक लगे कूड़े के ढेर से कीमती पत्थर तलाश रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। खबर अमेरिका से, जहां न्यू ऑर्सलैंड में फायरिंग की खबर है। इसमें कम से कम 16 लोगों के घायल होने की खबर है। फायरिंग एक मैदान में हुई। तब वहां एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए करीब 500 लोग जमा थे। चश्मदीदों के मुताबिक 2 बंदूकधारियों ने लोगों पर गोलियां चलाई। कम से कम 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और हॉकी से भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत ने एशिया कप जूनियर हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6-2 से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो ड्रैग फ्लिक और हरमनप्रीत सिंह रहे। उन्होंने 10वें, 15वें, 30वें और 53वें मिनट में कुल 4 गोल किए। उनके अलावा अरमान कुरैशी और मनप्रीत जूनियर ने भी एक गोल दागा। भारत ने लगातार दूसरी बार जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। खास बात यह है कि भारत इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। टेनिस की बात करें तो भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी रविवार को साल के आखिरी एटीपी वर्ल्ड टूर के फाइनल में हार गई। बोपन्ना मर्जिया की जोड़ी को फाइनल में नीदरलैंड्स के जियान-जुलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टिकाउ की जोड़ी ने सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। और बात दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, जहां सजावटी और क्रिस्टल से बने सामान दर्शकों को खूब लुभा रहे हैं। नीम की लकड़ी से बनी मूर्तियां और बूटों के पत्तों के गुलदस्तों की जमकर खरीदारी हो रही है। यह है पेरिस का एफिल टावर, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोगों के आकर्षण का केंद्र। ऑस्ट्रेलियन क्रिस्टल से बना एफिल टावर मुरादाबाद के मेटल से बनकर तैयार होता है। हमारा मकसद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय में माल जाएगा तो मेक इन इंडिया को थोड़ी उपलब्धि मिलेगी और इनको हम डिस्प्ले कराते हैं ताकि इनका बिजनेस भी बाहर देशों में जाए, ताकि मेक इन इंडिया को इम्प्रूवमेंट हो। मेले में नक्काशीदार शमादान और डिजाइनर लैंप के साथ खूबसूरत झाड़ फानूस भी खरीदारों को लुभा रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी इन्हें खूब पसंद कर रहे हैं। Just been looking for something different that we don't have in our country, and I've bought many bags. I've got many things that I'll be taking home with me that I will know. Like, for example, there's pictures, which the price is amazing, and the craftsmanship that's gone into making them is unbelievable. अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के स्टॉलों पर जूट से बने सामान भी दर्शक खूब खरीद रहे हैं। डेकोरेशन जितने भी आइटम्स हैं ये थोड़े से यूनिक होते हैं बाकी जगह से ना। दिवाली पे हम लोग घूमते हैं, हर जगह मिलते हैं हमें, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। घर का जैसे किचन का सामान ये भी और हाथ का सामान ये भी सब लिया हमने, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा बेस्ट इधर का ही है। हर स्टेट से हर कोई डेकोरेटिव आइटम है और वो भी उनका नेटिव फॉर्म है और उनका डेवलप फॉर्म भी है, तो ये बहुत अच्छा है डेकोरेटिव आइटम्स के लिए। सजावटी सामान का कारोबार करने वालों को मेले में कौशल विकास मंत्रालय से भी मदद मिल रही है। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उत्तरी चीन में रविवार को बर्फीले तूफान की वजह से बीजिंग, तियानजिन और मंगोलिया क्षेत्र में यातायात बाधित हुआ। भारी बर्फबारी की वजह से बीजिंग से होकर गुजरने वाले 6 राजमार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। तियानजिन बिनहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के समय में देरी हुई, जबकि कई घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई। मंगोलिया में सड़कों, रेलवे और दूरसंचार सुविधाओं की मरम्मत के लिए बर्फीले तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत और मलेशिया के बीच कई समझौते, सुरक्षा और रक्षा संबंध मजबूत करने पर सहमति। आज सिंगापुर के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। असम के राज्यपाल पीडी आचार्य ने विवादित बयान पर दी सफाई, कहा कोई भी आ सकता है भारत। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मांगा इस्तीफा। नेपाल में फिर हिंसक हुआ मधेसी आंदोलन। सप्तारी में पुलिस फायरिंग में 4 आंदोलनकारियों की मौत। 1 महीने और आंदोलन की चेतावनी। ब्रसेल्स में आतंकियों के खिलाफ छापेमारी में 16 गिरफ्तार। पेरिस हमले का आरोपी सालेह अब्दुल सलाम अब भी गिरफ्त से दूर। आतंकी हमले के मद्देनजर बेल्जियम में हाई अलर्ट। भारत ने जीता जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब। फाइनल में पाकिस्तान को 6-2 से हराया। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के डबल्स खिताब से चूकी बोपन्ना मर्जिया की जोड़ी।